नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में आज समझते हैं एसिड रेन को और जानते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के साथ जो फुजाइल फ्यूल का कंबशन है वो किस तरह से एसिड रेन का कारण बन रहा है, एसिड रेन से हमारे सामने क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से इस एनवायरनमेंट के संकट से हम बच सकते हैं। तो सब कुछ समझते हैं एसिड रेन के बारे में। डेवलपमेंट एक डबल एज स्वॉर्ड, दो धार की तलवार है। इसके लाभ भी हैं और नुकसान भी दिख रहे हैं। गरीबी को हटाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज बढ़ाने के लिए और रहन सहन में आराम और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमारी जिंदगियों में एनर्जी का यूज लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बड़ी सामाजिक और एनवायरनमेंट की चुनौतियां भी सामने रख दी हैं और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता संकट में आ रहा है। एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन की ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और हमारी पानी और एनर्जी की बढ़ती मांग ने हमारे पहले से फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। जो इन दिनों पॉल्यूशन का एक बड़ा स्पष्ट असर पानी के एसिडिफिकेशन के रूप में, एसिड रेन के रूप में दिख रहा है, जो मुख्यतः ऐसे फॉसिल फ्यूल के कंबशन से हो रहा है जिनमें सल्फर और नाइट्रोजन है। मेनली हमारे कोल थर्मल पावर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल और दूसरी जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में फ्यूल की कंजम्पशन है और ट्रांसपोर्टेशन की जो एक्टिविटीज है वो ऐसे पॉल्यूशंस पैदा कर रही हैं जो हमारे लिए एसिड रेन का संकट बना रही है। दो बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले और तेजी से विकसित होने वाले देश भारत और चाइना अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी आवश्यकताओं के लिए कोल पर निर्भर हैं और जो बहुत सारे विकसित देश हैं उनमें फॉसिल एनर्जी कंजम्पशन के स्तर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और इन सभी कारणों से आगामी दशकों में हमारे सामने एक एसिड रेन की समस्या का एक भारी संकट आ गया है। एसिड रेन या एसिड डिपोजिशन एसिडिक अम्लीय तत्वों का ऐसा प्रेसिपिटेशन है, बरसना है, जिसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड एटमॉस्फेयर से जमीन पर गीली या सूखे रूप में गिर रहे हैं। एसिड रेन बरसात, स्नो, फॉग, हेल या डस्ट के रूप में भी हो सकती है जिसकी प्रकृति अम्लीय एसिडिक है। अगर इस एसिडिक बरसात के साथ पानी जुड़ा हुआ है तो इसे हम वेट डिपोजिशन कहेंगे। अगर ये अम्लीय कणों का गिरना सूखी रेत या धूल के रूप में है तो इसे हम ड्राई डिपोजिशन कहेंगे। प्रकृति में जो सबसे बड़ा एसिड रेन का कारण है वो वोल्केनिक एमिशन है, ज्वालामुखी से निकलने वाले उत्सर्जन है और जो सक्रिय ज्वालामुखी के एमिशंस हैं उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस में अम्लीय बरसात करके सभी प्रकार के वेजिटेबल कवर को खत्म कर देना है और जो अड़ोस पड़ोस के रेजिडेंट्स हैं उनके जीवन को भी संकट में डाल देना है। कुछ मात्रा में आकाशीय बिजली की जो स्ट्राइक है उससे और प्रकृति में जो वनस्पति का सड़ना है, डिके है, जंगलों में लगी आग है और कुछ दूसरे प्राकृतिक कारणों से भी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनसे एसिड रेन बनती है। लेकिन जो आदमी की एक्टिविटीज के जो मुख्य अम्लीय वर्षा के कारण है जिसमें वो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में भेज रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण फॉसिल कोयले जैसे फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है। हमारी पूरी मानवीय एक्टिविटीज से जो कुल SO2 उत्सर्जित होती है उसका 2/3 अंश थर्मल पावर प्लांट से निकलता है और 1/4 नाइट्रस ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में भेजी जा रही है मानवीय गतिविधियों से, उसका हिस्सा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का है। जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हम व्हीकल्स यूज करते हैं और दूसरी हैवी इक्विपमेंट्स जो गैसोलीन या डीजल फ्यूल पे चलते हैं वो भी अम्लीय वर्षा पैदा करने वाले स्रोत के रूप में काम करते हैं। तेल की रिफाइनरी, केमिकल प्लांट्स, फर्टिलाइजर प्लांट्स और कुछ दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी कुछ ऐसे एमिशंस करती हैं जो एसिड रेन का कारण बनते हैं। एनवायरनमेंट में एसिड रेन बनने के रास्ते को हम समझ सकते हैं। जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं या व्हीकल के एमिशंस हैं उससे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स का एमिशन होता है। ये ऑक्साइड्स हवाओं के द्वारा दूर तक भेज दिए जाते हैं और रास्ते में वातावरण की मॉइस्चर से उनकी जो रासायनिक क्रिया होती है, ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल की प्रेजेंस से ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स बना देते हैं और ये एसिड गीले रूप में या सूखे कणों के रूप में धरती पर गिरता है और ये डस्ट,
स्नो या रेन किसी भी रूप में हो सकता है। ये एसिड डिपोजिशन हमारी सॉइल मृदा में खतरनाक असर पैदा करता है। फॉरेस्ट पर इसके गंभीर असर दिख रहे हैं और ये बहता हुआ जब जल स्रोतों से मिल जाता है तो वहां एक बहुत बड़ी एक्वेटिक इकोसिस्टम की ट्रबल बन रही है। एसिड रेन बढ़ते एयर पोल्यूशन का परिणाम है। जब किसी भी प्रकार के ईंधन को जलाया जाता है तो अनेक प्रकार के केमिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। हमारे कोल थर्मल पावर स्टेशंस, केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स सभी पॉल्यूटिंग फ्लू गैसेस निकालते हैं, जिनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। जो वाटर की क्लाउड्स में जो प्रेजेंस होती है वो इन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स बना देती हैं, जो बरसात के रूप में स्नो मिस्ट के रूप में गिर सकता है या वो ड्राई डस्ट के रूप में भी धरती पर बिखर सकता है। अनेक बार इस तरह का जो एसिड डिपोजिशन धरती पर होता है वो अपने मूल स्रोत से हजारों मील दूर भी हो सकता है, लेकिन ये जहां भी गिरता है वहां बहुत सीरियस इफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि एसिड रेन इन दिनों प्रकृति में सभी जगह गिर रही है और वो सभी को प्रभावित कर रही है, चाहे वो प्लांट्स, वेजिटेशंस हो, हमारी सोइल की फर्टिलिटी हो या फॉरेस्ट में ट्री हो या इवन शहरों में बिल्डिंग्स हो या कोई स्टैचूज हो। जो एसिड रेन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो जल स्रोतों में, लेक्स, स्ट्रीम्स में दिख रहा है। फॉरेस्ट में ट्रीज और प्लांट्स पर बहुत बड़ा असर आ रहा है और हमारे प्रकृति के एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम में एसिड रेन से एक डिस्टर्बेंस साफ झलकता है। जो सामान्य बरसात होती है उसकी पीएच भी लगभग 5.6 है। ये 7 से कम बता रही है कि ये थोड़ी सी एसिडिक है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में भारी मात्रा में है वो पानी के साथ मिलकर एक वीक कार्बोनिक एसिड बनाती है जो बरसात के साथ नीचे गिरता है। लेकिन अगर हमारे फ्यूल के सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एक्स्ट्रा एसिड बनाकर जो स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड के रूप में है, रेन के साथ जब डिपॉजिट होते हैं तो उस वाटर की पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक 4.2 और 4.4 के बीच में हो जाती है और ये एसिड डिपोजिशंस अंत में जलधाराओं में, झीलों में पहुंच जाते हैं और उन्हें एसिडिक कर देते हैं। जो लंबे समय से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें हम पा रहे हैं कि सभी प्रकार के एक्यूटिक इकोसिस्टम्स में इस तरह के एसिड डिपोजिशन से एक भारी समस्याएं पैदा हो रही है। हमारी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम में जो एसिडिफिकेशन के विषैले टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उन्हें हम समझ सकते हैं। जो हमारी एक्वेटिक फिश स्पेसीज हैं उनके रिप्रोडक्शंस में और ग्रोथ में कमी आ गई है और कुछ जगहों पर जहां लेक्स में एसिड लेवल बढ़ गया है वहां सारी तरह का जो डिस्टरबेंस है वो देखा जा रहा है। फॉरेस्ट में एसिडिक रेन के कारण प्लांट्स की ग्रोथ में कमी आना और पत्तियों का झड़ जाना, तने की छाल का टूटकर बिखर जाना दिख रहा है। हमारी सॉइल और वाटर बॉडीज से टॉक्सिक हैवी एल्युमिनियम जैसे आयंस का बाहर निकलकर इकट्ठा हो जाना सामने आ रहा है। समुद्रों में बढ़ती एसिडिटी के कारण पड़ोस के कोरल और शेलफिश में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और बहुत सारे हमारे मोन्यूमेंट्स और मैनमेड स्ट्रक्चर्स जो मार्बल और लाइमस्टोन से हमने बनाए थे उनमें डैमेजेस दिख रहा है और हमारे मेटल स्ट्रक्चर्स पे कोरोजन की रेट बढ़ रही है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन का संसार के बहुत सारी जगहों पर सीधा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बायोस्फीयर्स पे बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो तत्काल वहां जमीन पर गिरते ही जमीन की एल्कनिटी से न्यूट्रलाइज हो जाती है। जो एसिड रेन ओशियन में गिरती है वो वहां जो कार्बोनेट आयंस हैं उनके साथ न्यूट्रलाइज्ड हो जाती हैं। हमारी सॉइल में बहुत ज्यादा एल्कलाइन नेचर जहां है, रॉक्स में जहां एल्कनिटी है वहां एसिड रेन न्यूट्रलाइज हो जाती है। लेकिन कॉन्टिनेंटल एरियाज में जहां लगातार एसिड के गिरने के कारण जो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी थी सॉइल की वो अब समाप्त प्राय है और ऐसी स्थिति में वहां का बायोस्फीयर एसिड रेन से प्रभावित होने लगा है। जब एसिडिटी से सॉइल की पीएच लोअर हो जाती हैं तो वो जो न्यूट्रिशियंट्स कैटायंस होते हैं और हैवी मेटल्स होती हैं, खासतौर से जो हमारी एल्युमिनियम आयंस हैं, उन्हें सॉइल से बाहर ज्यादा मात्रा में निकालने लगता है और इस तरह से हैवी मेटल आयंस, एल्युमिनियम वगैरह का बाहर आ जाना हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। जो एसिड रेन है
वो सामान्य क्लीन रेन जैसी ही महसूस होती है, टेस्ट में भी वो बिल्कुल वैसी है। और एसिड रेन इतनी ज्यादा डाइल्यूटेड होती हैं कि उसके डायरेक्ट ड्रिंकिंग से भी कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। लेकिन अगर हम ड्राई फॉर्म में जो एसिड के गैसियस पार्टिकल्स हैं, जो धूल या रेत के रूप में अगर हम इनहेल कर लेते हैं, तो हमें कमजोरी, बीमारी और प्रीमेच्योर डेथ की समस्याएं हो सकती हैं। हमारे हार्ट्स और लंग्स में डिसऑर्डर हो सकता है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। भारत के अधिकांश भूभाग की जो सॉइल है वो कैल्केरियस है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम है, जो कि एसिडिक कंपोनेंट जो रेन वाटर से आएंगे उनको आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन हमारी सॉइल की न्यूट्रलाइज करने की ये जो बफर कैपेसिटी है वो अब खत्म हो रही है और सॉइल में एसिडिफिकेशन के बुरे असर दिखने लग गए हैं। जो एसिटिक सॉइल है उसमें जो सॉइल की बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज होती है प्लांट ग्रोथ की, वो या तो डैमेज हो जाती हैं या उल्टी हो जाती हैं। जो सेंसिटिव एसिटिक सॉइल्स हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं और जो वाइटल मिनरल और न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब खत्म हो जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। हम हर साल हमारी उपजाऊ भूमि का कुछ हिस्सा सॉइल डिग्रेडेशन से समाप्त पा रहे हैं और एसिड रेन है वो इस समस्या को तेजी से बढ़ा रही है। जंगलों में एसिड रेन के कारण पेड़ों की वृद्धि में कमी आ जाएगी या वो मरने लगेंगे। जब एसिड रेन जमीन पे उसकी जो बफरिंग न्यूट्रलाइज कैपेसिटी है उससे ज्यादा अमाउंट में एसिड फॉर्मेशन करने लगती है तो सॉइल में डिसॉल्व न्यूट्रिशंस और जो मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो कि प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। एसिडिक सॉइल्स में प्लांट्स की लीफ डैमेज हो जाती हैं और बिना पत्तियों के ऐसे जो पौधे हैं वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते और बहुत सारी बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। बीमारियां आसानी से इन पौधों को मार सकती है। जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं या इंसेक्ट्स हैं वो इनकी पत्तियों को खत्म कर देते हैं, इनकी तने को डैमेज कर देते हैं और वन संपदा को नष्ट कर देते हैं। गीली या सूखी एसिड की जो बरसात है वो जमीन पे बहती हुई अंत में किसी भी वाटर स्ट्रीम, लेक या मार्सेस में खत्म हो जाती है। एसिड रेन है वो सॉइल में से हैवी मेटल आयंस पर्टिकुलरली एल्युमिनियम को रिलीज कर देती हैं, जो लेक वाटर में बहुत ज्यादा मात्रा में होने से पानी टॉक्सिक, जहरीला हो जाता है। और जब पानी में एसिडिटी बढ़ती है, इस तरह के हैवी आयंस की प्रेजेंस बढ़ती है, तो बहुत सारी मछलियां और दूसरे वाटर ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं और उनकी संख्या में कमी आ जाती है। और जब फिश और दूसरे एम्फीबियंस की पॉपुलेशंस पानी में कम हो जाएगी तो हमारा जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जिसमें दूसरे जलीय पक्षी और मैमल्स जो अपने फूड चेन के लिए इन पर निर्भर थे, उनके लिए भी संकट आ जाता है। तो हम पा रहे हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए एसिड रेन एक बड़ा संकट है। सभी बिल्डिंग मटेरियल पर जो क्लाइमेटिक कंपोनेंट है, वाटर, विंड, आइस या स्नो, उसका कुछ इरोजन इफेक्ट होता है। लेकिन अगर एसिड के साथ अगर ये कंपोनेंट्स होंगे तो इनका इरोजन इफेक्ट एक्सेलरेट हो जाता है। हमारी स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल, स्टील के ब्रिजेस, मेटल के पाइप, सभी एसिड रेन से प्रभावित होते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और डेकोरेशंस के लिए मार्बल और लाइमस्टोन हमेशा से एक पहली पसंद रहे हैं। लेकिन सभी बिल्डिंग्स और आउटडोर मॉन्यूमेंट्स जो मार्बल और लाइमस्टोन से बने हुए हैं, उन पर एसिड रेन का भारी असर होता है और उन पे इरोजन साफ देखा जा सकता है। आगरा का हमारा जो ताजमहल मार्बल से बना हुआ है वो एसिड की एक्सेस अमाउंट के कारण उसकी सफेदी में पीलापन साफ दिखाई दे रहा है। और हमने ताज के प्रोटेक्शंस के लिए जो ताज ट्रेपेजियम है, भरतपुर, मथुरा, आगरा से अड़ोस पड़ोस का इलाका, उसमें 2000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया है ताकि हम ताज की बचाव कर सकें। प्रश्न है एसिड रेन पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो सरल उपाय है एमिशंस को घटाया जावे। जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें हमें क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए। वेट या ड्राई स्क्रबर और ज्यादा बेहतर फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन का इस्तेमाल करके हम पोल्यूशन को
कंट्रोल कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम में हम लाइमस्टोन और पानी के मिश्रण को फ्लू गैस के ऊपर स्प्रे करते हैं और जो फ्लू गैस में सल्फर ऑक्साइड्स होती हैं वो वहां जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट बन के डिपॉजिट्स हो जाती है, जिसे हम प्लास्टर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सल्फर कंटेंट वाले जो फॉसिल फ्यूल हैं उनके इस्तेमाल को रेस्ट्रिक्ट कर दें और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज जो ग्रीन नॉन पॉल्यूटिंग है उन पर ज्यादा ध्यान दें तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जो साफ सुथरे इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर फोटोवोल्टाइक विंड या नॉन पॉल्यूटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक या न्यूक्लियर पावर है वो हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने चाहिए और इस हेतु एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो सोलर और विंड पावर है वो रिन्यूएबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है और वो हमारे सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉमिस के रूप में सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि इनकी वेरिएबल नेचर है इसलिए हमें एप्रोप्रिएट सोलर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना पड़ेगा। बैटरी स्टोरेज सिस्टम और स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस को डेवलप करके इनकी वेरिएबल पावर अवेलेबिलिटी है उसे काउंटर करना होगा। जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें भी किसी भी प्रकार का एयर पोल्यूशन या ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल किसी भी रिपोजिटरी में एक बड़ी पोटेंशियल प्रॉब्लम है। रूरल रेजिडेंशियल सेक्टर और एग्रीकल्चर में एमिशंस को घटाने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जो फाइन पार्टिकुलेट और गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं जिनमें सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोस ऑक्साइड्स की भारी मात्रा है वो फसल के रेजिड्यू को सीधा खेत के ऊपर खुले में जलाने के कारण हो रहा है। जैसे चावल या धान की खेती के बाद उसका जो रेजिड्यू है पराली, उसे नदर्न इंडिया में दिल्ली के आसपास बहुत सारे इलाकों में जलाया जाता है और हमारी नेशनल कैपिटल एरिया में उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। हमें एडिक्यूट मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे और स्ट्रिक्ट कानूनों का इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर रेजिड्यू के खुले में जलाने पर बैन करने के लिए। हालांकि इस तरह का एमिशन पिछले दिनों जो हमने सख्त कानून लगाए हैं उससे कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन हमें कुछ ऐसे प्लान डेवलप करने होंगे जो इस तरह के क्रॉप रेजिड्यू को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव एनर्जी यूज में ले सकें। हमें कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजीज को बनाना होगा जो सीधे एग्रीकल्चर रेजिड्यू से एनर्जी को जनरेट करके पोल्यूशंस को कंट्रोल कर सके। हमें घरों में साफ सुथरे ईंधन के रूप में एलपीजी को पहुंचाना होगा। जो एग्रीकल्चर बायोमास का कंबशन है उसके प्रोसेस और इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हायर एफिशिएंसीज पे क्लीन कंबशन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से हम एमिशंस को घटा सकते हैं। एमिशन में नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं वो कुछ तो फ्यूल में जो नाइट्रोजन होती है उसके ऑक्सीडेशन से बनती है और कुछ हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो कंबशन करते हैं उस कंबशन के एग्जॉस्ट के समय एयर की नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड्स बना लेती है। हम कुछ ऐसे लो NOx एमिटिंग बर्नर्स को डेवलप कर चुके हैं। अगर हम सभी फर्नेस बर्नर को उनसे बदल दें तो हम वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस को 40% तक घटा सकते हैं। फ्लू गैस में जो नाइट्रस ऑक्साइड्स होती है उसे बाहर निकलने से हम रोक सकते हैं अगर उसके साथ हम अमोनिया मिला दें और इसे किसी कैटलिस्ट पे गुजारें तो नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया की रिएक्शन से नाइट्रोजन और वाटर बन जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को हम SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं। हम इस तरह से कंबशन प्रोसेस में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को 85% तक कम कर सकते हैं। अगर हम व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम में इसी तरह के कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दें तो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन 90% तक घटाया जा सकता है। हम फ्यूल में इस तरह के इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि उसका कंबशन ज्यादा क्लीन हो जाए तो हम नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस को रोक सकते हैं। जो व्हीकल्स की बेटर डिजाइन है, अच्छा मेंटेनेंस है, उससे भी हम पोल्यूशन और इस तरह के एमिशंस को रोक सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल और एमिशन रिडक्शन का एक ज्यादा बेहतरीन तरीका डिमांड साइड मैनेजमेंट है। हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जो एनर्जी कंजम्पशंस है उसे घटाने के लिए सरकार को
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए। सभी लोग पैदल चल के या साइकिल चलाकर या कारों को शेयर कर कर अगर यात्रा करें तो हम पोल्यूशन जो व्हीकल से हो रहे हैं उन्हें घटा सकते हैं। हम एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशंस को घटा सकते हैं और घरों में भी हम सोलर फोटोवोल्टेइक जनरेशंस पर स्विच कर सकते हैं। हम क्लीन एयर एक्ट को ज्यादा सख्ती से प्रयोग करके भी एनवायरमेंट पोल्यूशन और एमिशंस को रोक सकते हैं। जो फ्यूल का सब्स्टिट्यूशन है, जैसे हम कोल या डीजल को गैस या इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस करते हैं तो हम शहरी क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस को घटा सकते हैं। जैसे दिल्ली में हमने सीएनजी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करके एमिशंस को काफी कंट्रोल कर लिया है। हम एक्वेटिक सिस्टम में जो एसिड रेन से डैमेज हुए उन्हें रेस्टोर कर सकते हैं। अगर हम पाउडर्ड फॉर्म में जो लाइमस्टोन है उसे लेक्स और रिवर में ऐड करें तो वो लेक और रिवर की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इस फिनोमिना को हम लाइमिंग कहते हैं। हालांकि लाइमिंग एक महंगा तरीका है और इसके ये इफेक्ट भी टेम्परेरी है, तो हमें इसे लगातार जारी रखना है जब तक कि एसिड रेन के बुरे प्रभाव खत्म ना हो जाए। नॉर्वे और स्वीडन में लोगों ने लाइमिंग को सक्सेसफुली यूज करके अपनी लेक्स और स्ट्रीम्स को रेस्टोर कर लिया है और दूसरे देशों में भी ये प्रयास जारी है। अगर इंडस्ट्री के फ्यूल में सल्फर कंटेंट ज्यादा है तो हमारे वातावरण में सल्फर के ऑक्साइड्स बढ़ जाएंगे। अगर फ्यूल में एस कंटेंट ज्यादा है और इनएफिशिएंट अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो हमारे वातावरण में सूक्ष्म कणों का पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन बढ़ जाएगा। और अगर हमारे कंबशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंबशन से स्टैक के एग्जॉस्ट पे वातावरण की नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है तो हमारे एसिड करने वाले एमिशंस बढ़ जाएंगे। जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं उन्होंने तो कुछ हद तक कुछ ऐसे एमिशन कंट्रोल के इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया है कि अपना पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनमें अभी भी इस तरह के पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस नहीं है और जो फिनेंशियल और टेक्निकल कैपेबिलिटीज है छोटी इंडस्ट्रीज की वो एक बड़ी समस्या है पोल्यूशन कंट्रोल को इफेक्टिवली अप्लाई करने में। हमारे देश में जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट कंट्रोल का सिनेरियो है उसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के इक्विपमेंट एब्सेंट हैं, जो विजिलेंस कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है और हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी इंस्टॉलेशंस भी कम है। हमें सभी स्तरों पर सुधार करके और इस तरह के पोल्यूशंस को बहुत जल्द ही कंट्रोल करना होगा ताकि हमारे वातावरण में एसिड रेन की समस्याएं विकराल रूप ना धारण करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी नए निर्मित कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एमिशन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दिया है, जिसमें पार्टिकुलर मैटर 10 माइक्रोमीटर से छोटे साइज के सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस और मरकरी जैसे पॉल्यूटिंग एमिशंस को कंट्रोल करने की सख्त स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं और पुराने थर्मल पावर प्लांट्स को भी रिट्रोफिट करके पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सख्ती से कहा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने भारत स्टैंडर्ड 5th एक ज्यादा एडवांस व्हीकुलर एमिशन नॉर्म्स 2021 में मान्य कर दिया है और ऐसी उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो हानिकारक पोल्यूटिंग एमिशंस हैं वो अगले कुछ सालों में स्टेबलाइज हो जाएंगे, उनकी अमाउंट बढ़ेगी नहीं। हमें इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर में जो एसिड कॉजिंग नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटिंग एमिशंस हैं उन्हें रोकने के लिए स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स बनाने की आवश्यकता है। ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में हम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड और कोड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से इन्फोर्स कर पाएंगे और हमारी जो एडवांस पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज हैं उनका ज्यादा इनहेंस्ड पेनिट्रेशन होने से हम पोल्यूशन को कंट्रोल करके एसिड रेन की इस भारी समस्या से हमारे सारे इकोसिस्टम लैंड, एक्वेटिक, फॉरेस्ट इनको बचा पाएंगे। इस वीडियो से फुजाइल फ्यूल में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो एसिड की फॉर्मेशन हो रही है उससे क्या हमारी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही है और किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में समझ बनी होगी। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट में भी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की मदद से आपकी विषय समझ बढ़ेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।